एवरीवन, तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का एटम का नेक्स्ट टॉपिक जो है एटम के बारे में। ठीक है, तो एटम के अंदर हमने नील बोहर मॉडल पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर में नील बोहर मॉडल की हमने थ्योरी देखी थी, तो आज हम उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमने पढ़ा था उसमें रेडियस हमने देखा था 0.529 एंगस्ट्रॉम और Z डिवाइड बाई n। नहीं, इसमें रेडियस के अंदर था हमारे पास n स्क्वायर डिवाइड बाई Z और वेलोसिटी में 2.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाई Z और डिवाइड बाई n था। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी में कितना था? फ्रीक्वेंसी में था हमारे पास kZe स्क्वायर डिवाइड बाई NHR। अब R की वैल्यू और पुट कर दो, एक तरह से Z N और R हो गया ना, बाकी तो कांस्टेंट है। R की वैल्यू और पुट करोगे तो R में क्या है? n स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर और डिवाइड बाई Z जो ऊपर गया इसके, तो Z स्क्वायर डिवाइड बाई n क्यूब। तो टाइम कितना हो गया? टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब डिवाइड बाई Z स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी थी? 6.57 10⁻15 रिवोल्यूशन पर सेकेंड और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर डिवाइड बाई n क्यूब। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है जो याद रखने पड़ेंगे वरना न्यूमेरिकल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू तो कब होगी? जब हमारे पास n की वैल्यू 1 होगी, Z की वैल्यू 1 होगी, तो रेडियस इतनी आ जाएगी। वरना तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z। क्लियर है? हो गया। अब इसके ग्राफ देखते हैं, इसलिए यहाँ पे ये पोर्शन लिखवाया हुआ। ठीक है, ग्राफ देखते हैं सबसे पहले रेडियस का। जो रेडियस है उसका ग्राफ हम देखेंगे n के साथ, उसके बाद रेडियस का ग्राफ हम देखेंगे Z के साथ और लास्ट रेडियस का ग्राफ हम देखेंगे n स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये यहां पे n स्क्वायर के साथ वेरी कैसे करेगा? R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n स्क्वायर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है Z के। ठीक है, तो यहां से R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया n स्क्वायर के। n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मींस एक तरह से इसको अगर मैं x बोल दूं तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो आ गया हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन। उसके बाद R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है Z के, तो हमारे पास आता है इस तरह से, जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब भी ऐसा कुछ हो, Z, ठीक है, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसमें आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला है कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है, लेकिन हमें लेना है n, हमें सिर्फ n के साथ बताना, स्क्वायर नहीं लेना है। तो यही पैराबोला की इक्वेशन, ये हो गया हमारे पास R और n के ग्राफ। क्लियर हो गया? स्ट्रेट लाइन, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और ये भी पैराबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर है? ठीक है, अब देखो V के साथ ग्राफ देखते हैं। V के साथ ग्राफ में V n का आएगा और V Z का आएगा। तो देखो 1/n है ना, जैसे इसमें Z था, इसमें इस तरीके से n है। ठीक है, तो n के साथ जो ग्राफ आएगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, सिंपल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और जो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ देखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वही एक स्ट्रेट लाइन। क्लियर? V का और हमने R का ग्राफ देखा, नोट डाउन कर। तो ये हमारे पास इसके बोहर मॉडल के 3 न्यूमेरिकल हैं, 2 न्यूमेरिकल है अभी के लिए। यूजिंग द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन एटम
कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव। हीलियम का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन हीलियम 2, पॉजिटिव क्यों लिखते हैं? देखो बहुत बार ऐसे बच्चों के मन में डाउट आते हैं कि जब भी न्यूमेरिकल देते हैं He पॉजिटिव, लिथियम डबल पॉजिटिव, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बोहर मॉडल है सिर्फ हाइड्रोजन पे एप्लीकेबल होता है। हाइड्रोजन पे एप्लीकेबल मतलब फिर हीलियम पे कैसे लगा रहे हैं? हाइड्रोजन मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम पे। जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये वाला मॉडल फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है उसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, वो वाला क्वेश्चन कराऊंगी तब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझ आएगी He पॉजिटिव, लिथियम डबल पॉजिटिव क्यों करते हैं? ताकि इनके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बच जाए और तभी हम बोहर मॉडल वाले फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर सिंपल हीलियम दे दे या सिंपल लिथियम दे दे तो बोहर मॉडल के फॉर्मूला अप्लाई नहीं होंगे, उनमें एरर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इस तरीके से लिखते हैं। तो हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या था? 2.2 इंटू 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाई z और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। तो ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, z की वैल्यू कितनी है? 2, n की वैल्यू कितनी है? 4। तो कैंसिल कर दो, 2 से कैंसिल कर दो, 1.1, तो 1.1 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारे पास सिंपल। ये करवाया क्यों है? मेनली इस पॉइंट को समझाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यहीं पे कंफ्यूजन आता है। कर लोगे? उसके बाद देखो ये वाला कॉन्सेप्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड ऑर्बिटिंग इन सेकंड ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट। ये रेशियो फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी z के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी n के। और टाइम पीरियड है उसको हमने क्या देखा था? टाइम पीरियड होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर। ऐसा ही कुछ था अभी फ्रीक्वेंसी वाले में। अभी सबसे पहले वही तो करवाया था। vt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया zn n क्यूब डिवाइड बाई z स्क्वायर, n से स्क्वायर कैंसल। तो यहाँ पे हमें ऑर्बिट है, हमें एटॉमिक नंबर से कोई लेना देना नहीं है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो यहाँ पे ये नहीं हो गया n2 का स्क्वायर क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n3 का स्क्वायर। समझ आ गया? z से हमें कोई मतलब नहीं है, z इसमें दिया ही नहीं है। तो n2 की वैल्यू सेकेंड ऑर्बिट है तो 4, थर्ड ऑर्बिट है तो 3 का स्क्वायर 9, और आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 डिवाइड बाई 9। तो रेशियो कितना आ गया? 4 डिवाइड बाई 9। कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन इज मेकिंग 6.6 इंटू 10⁻15 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो यहां से फ्रीक्वेंसी दे दी 6.6 इंटू 10⁻15 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड इन ए ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.528 एंगस्ट्रॉम। फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट बतानी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास कितना होता है? मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला करंट इनटू एरिया। ठीक है, और करंट का फॉर्मूला कितना होगा? चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, अब हमारे पास चार्ज तो है, इलेक्ट्रॉन का एरिया भी है, ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा पाई आर स्क्वायर, टाइम नहीं है तो इसको मैं फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लू 1 बाई टाइम, फ्रीक्वेंसी एरिया। सिंपल। चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, फ्रीक्वेंसी 6.6 इंटू 10⁻15, एरिया कितना होगा? एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, पाई 3.14, रेडियस 0.528 इंटू 0.528। जब इसको सॉल्व करोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास आ जाएगी 1 इंटू 10⁻⁻23 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन करवाने का पर्पस सिर्फ इतना था कि किस तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने पूछ लिया, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, फॉर्मूला ही तो याद होना चाहिए हमें। कर लोगे?
ठीक है, नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो फॉर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव। एक तो दे दी इन्होंने हीलियम पॉजिटिव और उसका कौन सा ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट, टू द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का भी थर्ड ऑर्बिट, और उनकी स्पीड का रेशियो हमें बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ जेई मीन्स 2022 के अंदर, ठीक है, 22 सेशन के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई के अंदर। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। सबसे पहले v का फॉर्मूला देखो, v किसके इक्वल होता है, v नॉट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। v नॉट क्या होता है हमारे पास, v नॉट है जो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर इसकी स्पीड होती है 2.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, जिसको हम v नॉट इज इक्वल टू c डिवाइड बाई 137 भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहां से देखो कैलकुलेट करो। अब हीलियम के केस में हमें क्या, v नॉट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि रेशियो है तो v नॉट इसके अंदर भी है इसके अंदर भी है, तो कैंसल आउट हो गया। हमें चाहिए z और n, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, तो सबसे पहले z ऑफ हीलियम डिवाइड बाई n ऑफ हीलियम। अब रेशियो निकालना है हाइड्रोजन का, इसके नीचे कर देंगे तो z ऑफ हाइड्रोजन और n ऑफ हाइड्रोजन। तो एक तरह से z ऑफ हीलियम कितना है, हीलियम का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन हीलियम 2, और n इन दोनों के अंदर ये कितना है 3, और ये 1/3, तो कितना आ गया 2/3 इंटू 3/1, 3 से 3 कैंसिल, तो रेशियो कितना आ गया 2:1। ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, इसके अंदर डी ऑप्शन आएगा, ऑप्शन है ही नहीं, ये रहा 2:1। क्लियर। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इजी है ना, कोई भी इसके अंदर जो क्वेश्चंस है ना एटम के अंदर, वो सारे 5 टाइप के क्वेश्चन हो गए, 5 या 6 टाइप के मैक्सिमम, जो इसमें बन रही हैं, जो जेई के अंदर, नीट के अंदर रिपीट हो रहे हैं 2-2, 3-3 साल के बाद में। ठीक है, तो ध्यान से समझना, इजी है बहुत। देखो, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस विद एन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय। तो कैसे उसको हम एक्सप्लेन करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, सबसे पहले तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होता है, मैग्नेटिक मोमेंट किसके इक्वल होगा, करंट इनटू एरिया। ठीक है, करंट एरिया किसके इक्वल होगा। अब ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है ना, ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है सर्कल में, तो सर्कल का फॉर्मूला कितना होता है πr²। ठीक है, करंट का फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज अपॉन टाइम इंटू πr², क्या होगा 2πr इंटू v इंटू πr²। देखो, ये टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस सर्कल की क्या होगी, ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है ना, तो 2πr, स्पीड v होगी, πr², सॉरी एरिया क्या आएगा यहाँ पे πr², जो एरिया है πr², πr से πr कैंसिल, कितना बच गया q/2 vr। ठीक है, इजी है। अब हम इसको क्या करेंगे, m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, m v r मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E। अब जो ये mvr है, इसकी जगह L लिख सकते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L। तो ये आ गया आंसर, मैग्नेटिक मोमेंट। जो आंसर दिया है इसी फॉर्म में दिया हुआ है, L की फॉर्म में। अगर L की फॉर्म में, क्योंकि मैंने बोला है ना विद एन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय, ये क्वेश्चन अगर m की फॉर्म में दिया होता तो m की फॉर्म में हम इसको कैसे करते, कि L हमें पता है कि बोहर के सेकंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग ये होता है NH कट, NH डिवाइड बाई 2π, तो यही आंसर इसकी फॉर्म में भी हो सकता था। ठीक है, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आंसर है इसमें। ओके, कर लोगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम एक नया कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। उसके अंदर क्या होगा कि जो एनर्जी दी होगी, पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यू दिया होगा, मींस पोटेंशियल एनर्जी देखिए, जरूरी नहीं उसका सैंपल यू ही हो। तो हमें यहाँ पे ये रिलेशन पता होना चाहिए कि फोर्स किसके इक्वल होता है, डी यू बाई डी आर। जो फोर्स होगा, फोर्स इसके इक्वल होगा, मतलब इन क्वेश्चंस के अंदर दिया क्या होगा कि कोई भी एक पार्टिकल होगा और वो पार्टिकल किसी भी एक सर्कल के अंदर रिवॉल्व कर रहा होगा दूसरे पार्टिकल के अराउंड में, तो वो न्यूक्लियस हो सकता है, दूसरा चार्ज्ड पार्टिकल हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर रिवॉल्व कर रहा होगा, तो रिवॉल्व करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो भी यू दे रखा होगा, इन्होंने एनर्जी दे रखी होगी, उसका डेरिवेशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू आर। आर क्या होगा, जो डिस्टेंस ये देंगे, जैसे इसके अंदर ये आर दे दिया, जरूरी नहीं है आर हो, यहाँ पे एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है और जेड भी हो सकता है। ध्यान से समझना, बस ये कॉन्सेप्ट है कि इस कॉन्सेप्ट पे देखने कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और कौन कौन सी सालों के अंदर, ठीक है। कर रहा हूं, तो देखो इन्होंने दे रखा है द मैग्नेटिक मोमेंट, ओ सॉरी कौन सा क्वेश्चन है, a small particle of mass m moves in such a way that its potential energy is equal to this, ठीक है। एक स्मॉल पार्टिकल है मास m का, वो इस तरह से मूव कर रहा है, वेयर ओमेगा इज कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, ओमेगा क्या है, कांस्टेंट। ओमेगा क्या होगा, कांस्टेंट। एंड r इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन, r इसकी यहां से यहां तक की डिस्टेंस। Assuming Bohr quantization of momentum and circular orbit, the radius of nth orbit will be proportional to, जो रेडियस है nth ऑर्बिट की वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, n के। तो किस तरह से प्रोपोर्शनल है, इसकी हम पावर अल्फा मान लेते, तो बताओ ये अल्फा कितना होगा, ठीक है। ये बताने के किस तरह से प्रोपोर्शनल है, n की पावर 2 आएगी, 1/2 आएगी, 3 आएगी, 1/3 आएगी, तो क्या आएगी, ठीक है। तो पूरी की पूरी एक टाइप है क्वेश्चंस की, इसके ऊपर कम से कम 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो मैं 2 क्वेश्चन करवाऊंगी और विद ईयर की कौन से साल में आया ये क्वेश्चन, देखो कौन से ईयर के अंदर है, जेई मेन 23 के अंदर, जेई मेंस में आया 23 के अंदर। तो अब ध्यान से देखो, जब भी इस तरह का कॉन्सेप्ट आए तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। फोर्स कैसे निकलेगा, डी यू बाई डी आर, ठीक है। नेगेटिव को छोड़ सकते हो, यहाँ पे कितना होगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव आर, 2 आगे, 2 से 2 कैंसिल, फोर्स किसके इक्वल आ गया, एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। अब हमें बोहर के क्वांटाइजेशन रूल को भी यूज करना है और बोहर के पोस्टुलेट को भी यूज करना है। एक तरह से ये जो पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, ये पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड में, सेम है, तो सेम रूल अप्लाई करने हमें यहाँ पे। तो अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू नील बोहर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, नील बोहर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर आर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, कोलंबियन फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। अब यहाँ पे कौन सी अट्रैक्शन होगी, हमें तो पता ही नहीं है कि पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज कितना है, कौन से पार्टिकल है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती थी उसकी जगह इन्होंने ये दे दिया कि ये वाली एनर्जी दे दी, एनर्जी दे दी, तो इसका मतलब वो फोर्स दे दिया। तो यहाँ पे जो हम फोर्स रखेंगे ये वाला फोर्स रखेंगे, जो कितना है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। समझ आया, ठीक है। डिफरेंस क्या है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको हम ये लिखते थे ना, के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इसके इक्वल रखने की बजाय, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज है, जिसके सेंटर से दूर है उस पर कितना चार्ज है, कुछ भी नहीं पता। तो इसका मतलब ये जो फोर्स है इसकी जगह जो एनर्जी इन्होंने दी है, इस एनर्जी से जो फोर्स हमने निकाला है वो फोर्स रखो, ठीक है। तो यहां से पुट करो, सॉल्व करो, इसको कैसे सॉल्व करोगे,
ठीक है, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, हमें बोर के जो एंगुलर मोमेंटम या क्वांटाइजेशन वाले पोस्टुलेट को यूज करना है। क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, बोहर का सेकंड पोस्टुलेट क्या बोलता है, mvr इज इक्वल टू nh डिवाइड बाई 2 पाई। ठीक है, सिंपल। अब हमें देखो यहाँ पे बताना है रेडियस का रिलेशन है। ठीक है, तो v का क्या काम है, v का तो कुछ काम नहीं है, v को गायब करो। v को गायब करने का मतलब जो सेकंड पोस्टुलेट है वहां से v की वैल्यू निकाल के इधर पुट कर दो। सबसे पहले तो इस r को उस तरफ ले जाओ तो ये r का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक गड़बड़ करेंगे यहाँ पे v इक्वल टू आर ओमेगा करके v स्क्वायर मत पुट कर देना, क्योंकि हमें ओमेगा से कोई लेना देना नहीं है। ओमेगा इज ए कांस्टेंट टर्म, इन्होंने मेंशन किया हुआ ओमेगा कांस्टेंट है, तो वहां दिमाग नहीं लगाना है। इधर से देखो v की वैल्यू पुट करो, v को m स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर पुट कर दिया, इज इक्वल टू m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, m से m कैंसल। तो यहाँ पे r वाली टर्म एक साथ लिखो, m स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और इज इक्वल टू r की पावर 4। h स्क्वायर कांस्टेंट है, ये सारी टर्म्स कांस्टेंट है, तो n स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 4। और अगर मैं बोलूं r तो n 2/4, तो n किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट n। तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट n, तो यहाँ पे अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2। कर लोगे, इजी है। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन और देखो। ठीक है, मैं इसके रबी कर देती हूँ सारा। क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने दे दिया, पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट इन ए सेंट्रल पोटेंशियल फील्ड। सेंट्रल पोटेंशियल फील्ड के अंदर ये दे दिया हाफ के आर स्क्वायर। ठीक है, इफ द बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन आर अप्लाइड, अगर हम बोहर की जो एंगुलर मोमेंटम के क्वांटाइजेशन की कंडीशन है वो अप्लाई करते हैं, देन द रेडियाई ऑफ पॉसिबल ऑर्बिट्स एंड एनर्जी लेवल वेरी विद द क्वांटम नंबर। तो बताओ, वही क्वेश्चन है कि जो रेडियाई होगी और एनर्जी होगी वो n पे किस तरीके से डिपेंड करेगी, n की जो पावर्स है अल्फा वो कितनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर देखोगे ये 2019 में आया हुआ है, कब, 2019 में, और वो वाला क्वेश्चन 2023 में। ठीक है, तो रिपीटेड है। ठीक है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कभी 2016 में या 17 में फिर से आ सकता है। सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कर लोगे। हाँ, तो अब देखो हमें पता है कि यहाँ पे फिर से वही वाला रूल अप्लाई करो, फोर्स निकालो सबसे पहले, जो होगा du बाई डी आर। तो वैसे तो देखो ये क्वेश्चन सेम है पीछे वाला, क्यों सेम है, क्योंकि यहाँ पे जो k होता है ना वो m ओमेगा स्क्वायर ही होता है। ठीक है, बट फिर भी इन्होंने k की फॉर्म में दिया तो k की फॉर्म में लिखो। जब हम करेंगे तो 2kr डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया, kr। वही सेम जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इज इक्वल टू एफ एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू एफ किसके इक्वल है, के आर। तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर स्क्वायर। अब वही एम वी आर इज इक्वल टू एन एच डिवाइड बाई 2 पाई। तो यहां से v किसके इक्वल आ गया, एन एच डिवाइड बाई 2 पाई एम आर। तो वैल्यू पुट करो, एम स्क्वायर एच स्क्वायर 2 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू के आर स्क्वायर। जो भी टर्म कैंसिल हो रही कैंसिल करो, बाकी सारी टर्म हो गई कांस्टेंट, सिर्फ n को छोड़ दो, एन स्क्वायर
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर को उस तरफ लेके जाओ, आर की पावर 4। सेम है अपना, देखो m को छोड़ दिया हमने, h 4 पाई स्क्वायर m कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ गया, r स्क्वायर उस तरफ ले गए, k भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ गया, तो r n की पावर 2/4, तो एक तरह से r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट n, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट n। सेम क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पूछ लिया एनर्जी भी बताओ। अब एनर्जी जो होती है वो m के किस तरह से डिपेंड करती है, तो सबसे पहले यहां से एनर्जी का हम फॉर्मूला देखेंगे कि एनर्जी का देखो, तो अब हमें निकालनी इसकी टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी जो होती है, कोई भी पार्टिकल अगर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इन्होंने दे रखी है, हाफ के आर स्क्वायर। अब है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमें पता है किसके इक्वल होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर किसके इक्वल है, के आर स्क्वायर, तो पुट करो हाफ के आर स्क्वायर प्लस हाफ के आर स्क्वायर, तो टोटल एनर्जी आ गई के आर स्क्वायर। तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया आर स्क्वायर के। अगर एनर्जी आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो आर स्क्वायर हमारे पास कितना होगा, एन, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आ गई। हमारे पास इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। कर लोगे ये वाला क्वेश्चन। तो इसी तरह के दो क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, इसके और भी क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट टाइप देखते